Assalamualaikum everyone. You are watching Pakistan Stock Market Updates and today I am here with Mr. Afroz Merchant. He is the CEO of Merchant Security. So आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस भी होंगे. सो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू. सर सबसे पहला मेरा सवाल है कि आज जो मार्केट जैसे ओपन हुई थी तो सुबह मार्केट प्रेशर में थी, तो उसके पीछे क्या रीज़न था? ऐसी कोई न्यूज़ भी नहीं आई थी. देखा जाए तो मॉर्निंग में सारी न्यूज़ जो थी वो पॉजिटिव ही थी, तो फिर भी मार्केट स्टार्टिंग में प्रेशर में क्यों थी? देखिए, आज इलेक्शन कमीशन का 10 बजे जजमेंट था फॉरेन फंडिंग केस का, जो पीटीआई का 8 साल से जो चल रहा है. तो उन्होंने डिसीजन जजमेंट महफूज किया था सम टाइम इन जून. फिर कल इन्होंने अनाउंस किया कि आज वो जजमेंट अनाउंस करेंगे. तो वो एक्सपेक्टेड था ऐसे तो वो, लेकिन जो चीज़ें हुई है तो लेकिन आई थिंक इतना उसको नेगेटिव ले रहे थे, इसलिए मार्केट अब देखें माइनस पॉइंट पे थी लेकिन प्लस में आ गई है. कि प्लस में आने की, ये माइनस में जाने की वजह तो एक थी, लेकिन प्लस में आने की वजह बहुत सारी है. क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स जो है $5 बिलियन से कम हुए हैं जुलाई में. पहली दफ़ा ये एक साल से ऊपर हो गया है कितना कम इंपोर्ट्स हुआ है. हमारा ट्रेड डेफिसिट 48% कम हो गया है जून के मुकाबले में. तो ये सारी चीज़ें जो हुई है, और फिर 31 जुलाई को पाकिस्तान सुकूक बॉन्ड्स जो है, लोग समझ रहे थे कि ये पाकिस्तान ऑनर नहीं कर सकेगा, डिफ़ॉल्ट होगा. एक हफ्ते पहले ये 50% डिस्काउंट पे मिलता था. उसका मिनिमम जो फेस वैल्यू है $200,000 है. $2 लाख का बॉन्ड $1 लाख में मिल रहा था, जिन्होंने एक हफ्ते पहले लिए. मैं जिनके पास लिक्विडिटी है, मैं भी समझ रहा था कि ये डिफ़ॉल्ट नहीं हो, पाकिस्तान नहीं होगा इंशाल्लाह. वो तो एक हफ्ते में $1 लाख से $2 लाख उसके हो गए. और 31 जुलाई को $1 बिलियन पूरा गवर्नमेंट ने दे दिया. तो हमारी डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन आई थिंक कंट्रोल कर ली. इसका क्रेडिट, बहुत ज़्यादा क्रेडिट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल को जाता है कि इंपोर्ट्स को इन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से हमारा रुपी, होपफुली अब डॉलर गिरता रहेगा और ये सारे IMF की ट्रांच आ जाए, दूसरे फ्लोज आ जाएंगे. सितंबर के एंड तक तो मैं समझता हूँ डॉलर हमारा 200 से नीचे तक आ जाएगा. सर आपने इतनी पॉजिटिव बातें कही कि हमारा जो डॉलर है वो भी नीचे आ जाएगा और इंपोर्ट्स भी 37.7% जो है वो देखा जाए तो जुलाई के मंथ में इंपोर्ट्स कम हुई हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर. लेकिन देखा जाए तो इन्फ्लेशन, जैसे देखा जुलाई में इन्फ्लेशन 24.1%, अभी देखा जाए तो CPI इंडेक्स जो इन्फ्लेशन रेट है वो इतना ज़्यादा आ गया. तो आपको क्या लगता है कि महंगाई तो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, लोगों का हाल मतलब इतना बुरा हो गया है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, आपने बिल्कुल सही फिगर बताई. इंपोर्ट्स हमारा 37% कम हुआ जून के मुकाबले में जुलाई में, लेकिन ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट जो है वो 48% कम हुई. क्योंकि एक्सपोर्ट्स हमारी इतनी कम नहीं हुई, कम हुई लेकिन इतनी नहीं हुई. तो ओवरऑल जो ट्रेड डेफिसिट तो 48%, यानी पिछले साल जितना हुआ था उसका आधा रह गया. अब महंगाई का आप जो सवाल कर रहे हैं, देखिए यस यू आर राइट. देखिए, हमारे मुल्क या कोई भी मुल्क, ये हम तो आई थिंक वी आर नॉट लर्निंग फ्रॉम अदर्स. हमारे रीजन में बांग्लादेश है, इंडिया है. इंडिया हमसे एक दिन छोटा है देखा जाए तो, ठीक है. उसके बावजूद $600 बिलियन का रिजर्व्स है और हमारे वही $9 बिलियन अब तो $7 बिलियन पे आई थिंक आ गए हैं. 8 बिलियन हो गए थे, 1 बिलियन अभी ये पे किया. तो ये आप दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता है कि आप डॉलर आपके पास है ही नहीं और ₹150 का पेट्रोल खरीदें और अरबपति को ₹250 का पेट्रोल खरीद के ₹150 में दें और लैंड क्रूज़र में. तो ये दुनिया में किसी मुल्क में नहीं होता है. बांग्लादेश और इंडिया, ये तो अभी पेट्रोल का दाम बढ़ा है तो हमें पता चला है. इंडिया बांग्लादेश में तो ये इस तरह का कभी सस्ता पेट्रोल कभी नहीं दिया है, जिसकी वजह से इनको भीख नहीं मांगना पड़ता है, इनको लोन नहीं लेनी पड़ती है. तो ये तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा स्टेप लिया है डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ने. और इसलिए जाहिर है कि वो महंगाई होगी. अगर ₹250 का पेट्रोल ले रहे थे और 150 में बेच रहे थे, तो 150 से 250 उन्होंने किया, सब्सिडी को ख़त्म किया है. तो जाहिर है महंगाई तो होगी, लेकिन ये टेम्परेरी है. देखें, पाकिस्तान के पास 2 ही ऑप्शन थे, या डिफ़ॉल्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए, पाकिस्तान किसी और मुल्क का हिस्सा बन जाए, या महंगाई करे. तो इनके पास जो ये नहीं, हम नहीं चाह रहे हैं पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा हो जाए या किसी और मुल्क का हिस्सा हो जाए. तो हमें दूसरा ऑप्शन यही था कि इन्फ्लेशन होगा जब हम चीज़ों के दाम बढ़ाएंगे. डॉलर है ही नहीं, डॉलर
हमें बोरो करने पड़ते हैं या हमें बैगिंग करनी पड़ती है, तो उससे हम कब तक ऑयल इंपोर्ट करते रहेंगे। तो अब ऑयल जब दाम बढ़ा है तो ऑयल का कंजम्पशन भी कम हुआ है। मैं तो समझता हूँ ये ठीक है। 24% इन्फ्लेशन का कल नंबर आया है, जो ये जुलाई का, इट इज़ लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट और परहैप्स द हाईएस्ट जो 10 साल में शायद या 15 साल में 24% का नहीं आया। लेकिन ये कुछ टेम्परेरी महीनों की बात है, तो 15 साल में डिफ़ॉल्ट की पोजीशन में भी तो नहीं आया ना। ये पहली दफ़ा हम ऐसा हुआ है, बहुत पहले डिफ़ॉल्ट की पोजीशन में आ रहे थे 1998 में या 2008 में। उसके बाद 2008 में ये 14 साल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम डिफ़ॉल्ट की पोजीशन से करीब आए, लेकिन हम अल्लाह ने हमें बचा लिया। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटो सेक्टर के बारे में, कि जैसे ऑटो सेक्टर जो है उसका उन्होंने अभी बुकिंग करना बंद कर दिया है, क्योंकि उनका जो इंपोर्ट्स जो करते थे वो डॉलर की वजह से बहुत महंगा हो गया है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी इसके रेट इतने नीचे आ गए हैं, आपको बाइंग करनी चाहिए, लेकिन जो बंद हो गई है ये कंपनी, तो हो सकता है कि इसका रेट फर्दर और नीचे आ जाए। तो इस वक्त आपकी क्या सजेशन है कि ऑटो सेक्टर में बाइंग करनी चाहिए या फिलहाल इसको जो है अभी कंसीडर नहीं किया जाए? देखिए, जो सिक्लिकल सेक्टर जिसको कहते हैं, सिक्लिकल सेक्टर उसको कहते हैं जो इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा होता है तो वो परफॉर्म नहीं करते हैं, उनका सेल कम हो जाता है, और इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उसका जो है वो सेल बढ़ जाता है। तो ये आयरन स्टील है, सीमेंट है या ऑटोमोबाइल है। ऑटोमोबाइल पाकिस्तान में आधे लोग गाड़ियाँ लोन से लेते हैं, तो अब लोन क्योंकि अब कायबा 16% हो गया है और प्लस 4% 20% पे लोन मिल रही है, पिछले साल 10% पे मिल रही थी। तो जाहिर है कि वो 20% इंटरेस्ट पे तो लोन लेना बहुत मुश्किल होता है। तो सिक्लिकल सेक्टर जब हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में परफॉर्म नहीं करते हैं, इसमें आयरन स्टील, सीमेंट और ऑटो है, और लेकिन इस वजह से इसमें ज़रूर प्रेशर रहेगा। प्लस हमारा रुपया काफ़ी गिरा है, इन्होंने प्राइसेस बढ़ाई है, क्योंकि प्राइस तो पास ऑन करेंगे। दे आर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नॉट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कि अपने जेब से तो नहीं देंगे, वो भी यहाँ फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है। तो अगर डॉलर 100 से 250 रुपया हो जाता है तो उस हिसाब से वो प्राइस भी उसी हिसाब से बढ़ाएंगे। तो ये लेकिन ये ऑटो सेक्टर में प्रेशर रहेगा, मैं समझता हूँ ये साल एटलीस्ट दिसंबर तक मैं समझता हूँ प्रेशर रहेगा। सर वैसे आप अभी कौन सा आप सेक्टर बताएंगे कि उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? इस वक्त कौन सा सेक्टर आपका फेवरेट है? देखें, आपने पहले भी इंटरव्यूज में पूछा और हमारा बस वो एक ही जवाब होता है। देखिए, अभी हम बात कर रहे हो 300 पॉइंट मार्केट प्लस है। हाँ। हम और ये आप देखें कि अब मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक अरसे बाद ये हो रहा है कि जो डिविडेंड वाले जो स्टॉक्स है वो इतने नहीं गिर रहे हैं, और जो डिविडेंड नहीं दे रहे हैं वो गिर रहे हैं। अब मैं किसी कंपनी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन मैं सेक्टर आपको बता रहा हूँ कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी में एक कंपनी है जो डिविडेंड नहीं दे रही है, 9 महीने हो गए, और दूसरी कंपनी है वो डिविडेंड दे रही है। तो उसका प्राइस इतना नहीं गिरा जितना जो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। तो ये मैं समझता हूँ एक खुशाइन बात है। हमारे इन्वेस्टर्स भी जो है वो अब उनको समझ में आया है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स जिसके फंडामेंटल्स नहीं होते हैं तो वहाँ जब हाथ जलाते हैं तो उनको फिर समझ में आता है कि ये ब्लू चिप्स ये इन्वेस्टमेंट ही होना चाहिए। ये बाकी तो ये इतने, और ये देखें, ये कोई यहाँ सारे अरबपति लोग नहीं हैं, यहाँ छोटे इन्वेस्टर्स भी है, उनकी ताकत कैपेसिटी नहीं है कि रिस्क हाईली रिस्की एसेट्स में ऐसे स्टॉक्स जो पिछले 30 साल में कोई डिविडेंड नहीं दिया, ऐसे स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा। ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे जो पिछले 30 साल में 120 मरतबा डिविडेंड दिया, साल में 4 मरतबा डिविडेंड देते हैं। तो हम तो ये 65 साल से हमारा ब्रोकेज हाउस है, हम यही लोगों को मशवरा देते हैं, और स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी और हार्ड एंड मनी है वो ऐसे स्टॉक्स में नहीं लगाएं। अगर वो ट्रेडिंग भी करता है, अगर उसको कैपिटल गेन नहीं होता है तो कम से कम उसको साल में 4 दफ़ा तो डिविडेंड मिलेगा। लेकिन ऐसे स्टॉक जो पिछले 30 साल में कोई डिविडेंड नहीं दिए, उसमें करना सस्ते मिलेंगे, लेकिन उसमें करना काफ़ी रिस्की है। सर अभी जो है हमारा रैपिड फायर राउंड जो है वो स्टार्ट होने वाला है। सो मेरा सबसे पहला सवाल है, स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट एट दिस टाइम?
देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया। मुझे कुछ मेरे दोस्त लोग भी पूछते हैं या क्लाइंट्स लोग भी पूछते हैं। हम तो वैसे ही हम क्लाइंट्स को कहते हैं, हमारे क्लाइंट्स को भी, और जब अकाउंट खोलते हैं उस वक्त भी हम बताते हैं कि देखिए, आपका जो इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। वो अंग्रेजी में कहते हैं डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो प्रॉपर्टी में मेरा मशवरा जो हम करते हैं वही हम लोगों को बताते हैं। चलो, क्योंकि प्रॉपर्टी में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए होता है। आई थिंक 50% प्रॉपर्टी में करे आदमी, और बाकी 50% जो है लिक्विड, उसमें भी हम कहते हैं वो बाकी 50% में अगर किसी के पास लेस से 10 करोड़ है और 5 करोड़ उसने प्रॉपर्टी में किया है, बाकी 5 करोड़ में 2.5 करोड़ वो स्टॉक्स में करें, 2.5 करोड़ बैंक में रखें। क्योंकि 2.5 करोड़ बैंक में रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंक में कभी रखेंगे उनका प्रिंसिपल कभी कम नहीं होगा, तो कभी उनको पैसे की ज़रूरत पड़े तो बैंक में से वो निकाल सके। तो वो लिक्विडिटी का जो पोर्शन है उसका 50% यहाँ करना चाहिए। हम इसके बिल्कुल खिलाफ है लेवरेज करना। देखिए, लेवरेज लोन लेना, अगर आप घर बनाते हैं, माँ बाप को बच्चों के एजुकेशन के लिए चाहिए पैसे, या बेटियों की शादी के लिए चाहिए, वो लोन लेना मुझे समझ में आता है। ये स्टॉक्स में लोन लेके इन्वेस्टमेंट करना, आई एम सॉरी, मुझे कभी ये समझ में नहीं आया है। हम कभी रेकमेंड नहीं करते हैं। जब इनहाउस लेवरेज अलाउ था 2008 तक, उस वक्त भी हम कभी क्लाइंट्स को कभी हम लोन नहीं देते थे। हम तो कहते हैं क्लाइंट का अगर आपका पास खुद का भी जो पैसा है तो आधा पैसा बैंक में होना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल और शौकत तरीन, which one is your favorite? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। दोनों अपनी जगह पे है, लेकिन कुछ फैसले शौकत तरीन के मुझे समझ में नहीं आए कि डॉलर आपके पास है ही नहीं, आपने पेट्रोल का दाम कम कर दिया सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए, 160 से 100-150 रुपया कर दिया। लग्जरी कार पे पिछले साल जुलाई में जो अरबपति लोग गाड़ियाँ लेते हैं उस पर टैक्स कम कर दिया, और डॉलर है ही नहीं, गाड़ी इंपोर्ट करने के लिए आपको डॉलर चाहिए। तो कुछ चीज़ें तो उनकी बहुत ख़राब थी। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि इकोनॉमिस्ट, किसी भी मुल्क में इकोनॉमी को चलाने वाले इकोनॉमिस्ट होना चाहिए। तो शौकत तरीन इज़ बेसिकली बैंकर बट अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। मैं समझता हूँ जीडीपी ग्रोथ हमारा 6% हुआ दोनों साल, तो वो बहुत सारे जो इंडस्ट्री में जो बेनिफिट्स देना चाहिए, क्योंकि बिकॉज बीइंग अ ओनर ऑफ अ बैंक ही अंडरस्टैंड्स, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट से क्या उनके प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है। बट अगेन डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल खुद भी वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो ये समझते हैं। तो ही हैज़ एन एडेड एडवांटेज दैट ही इज़ ऑल्सो एन इकोनॉमिस्ट। कि वॉर्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, जो फाइनेंस में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, वहाँ से उन्होंने डॉक्टरेट किया था इन इकोनॉमिक्स, एंड ही इज़ रनिंग हिज फूड सेक्टर बिजनेस एज वेल, हाईली प्रॉफिटेबल। तो मुझे तो ये लग रहा है 2-3 महीने में बहुत टफ डिसीजंस है, सबके लिए तकलीफ दे है, लेकिन मुल्क के लिए जो है ये ज़रूरी फैसले थे। नून लीग और पीटीएफ और स्टॉक मार्केट? देखिए, अभी आप इट्स अगेन अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब ये तो आप बहुत ही, आप पहले मुझे बताते तो मैं सोचता भाई ये सवाल को हटा दो, लेकिन ठीक है, आई थिंक लोगों का ज़रा लाइवली भी होना चाहिए डिस्कशन, इंटरेस्टिंग। देखिए, अगेन दोनों हमारी मार्केट नवाज शरीफ के दौर में 53,000 पहुंची थी, क्रॉस की थी 2017, मई 2017। कभी ऐसा 75 साल में हुआ नहीं कि हमारी मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई को वापस से बीट नहीं करे। 1000 पॉइंट्स इंडेक्स शुरू हुआ था 1991 में, आज भी अल्लाह का करम है 40,000 है, 40 गुना बढ़ी है। लेकिन वो जो 53,000 जो हुआ था वहाँ रुका हुआ है, और अब उससे ऊपर बढ़ी नहीं है। देखिए, मैं ये भी समझता हूँ, देखिए मुल्क है या लोग है, अगर वो इमरान खान को चाहते हैं, ये 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी या PMLN दोनों ने 3 दफ़ा हुकूमत की है, इनको एक दफ़ा भी 5 साल का टाइम वो मिला नहीं है टेन्योर। आई थिंक देयर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग अ थर्ड पार्टी, कि अब ठीक है, कुछ इनको भी आप मौका दें, एंड देन लेट्स सी कि इफ इज नॉट एबल टू परफॉर्म, लेट्स से पूरे 5 साल मिले, सेंटर में पहली दफ़ा आए थे, 3.5 साल हुकूमत की, तो अब ये वोटर्स पे है, लेट द वोटर्स डिसाइड कि भाई वो क्या चाहते हैं। मैं समझता हूँ मुल्क के लिए दोनों ने
बहुत अच्छे काम भी किए नवाज शरीफ के दौर में। 10,000 मेगावाट के इलेक्ट्रिसिटी के अगर प्रोजेक्ट्स नहीं लगते हैं तो मैं समझता हूँ हमें आज जो प्रॉब्लम है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इलेक्ट्रिसिटी का हमारे पास। सर इस वक्त आप क्या कहेंगे अगर सीमेंट सेक्टर में बाइंग करनी चाहे तो विच वन एन इन्वेस्टर शुड बाय, पायनियर सीमेंट, अटक सीमेंट और डीजीकेसी? देखिए वो व्हेन आई गो टू पाकिस्तान टेलीविजन तो वहाँ हमें कहा जाता है आप कोई पर्सनल कोई कंपनी का आप नाम नहीं लें, तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक इट्स गुड एथिक्स। तो वो तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपको जैसा भी मैंने पहले बताया, मैंने आपको अभी सीमेंट कंपनीज जो एक साल में 50% गिर गए, उसकी वजह मैंने आपको बताया जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होते हैं तो ये जो सिक्लिकल स्टॉक्स, क्योंकि सीमेंट कंस्ट्रक्शन भी पाकिस्तान में आधे लोग कंस्ट्रक्शन लोन लेके घर बनाते, तो जब 10% इंटरेस्ट पे लोन मिलती थी तो लोग लेते थे। अब 20% पे लोन मिलते ही है तो बहुत कम लोग लेंगे। तो इस वजह से जो ये कंस्ट्रक्शन है और ऑटो है ये हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में परफॉर्म नहीं करते हैं। ये डिविडेंड आप देखें पिछले एक साल में शायद ही कोई, आई डोंट वांट टू नेम अगेन, बट देयर इज ओनली वन कंपनी जो साल में 4 दफ़ा डिविडेंड जिन्होंने दिया है। इसके अलावा तो कोई भी कंपनी नहीं है पाकिस्तान में जो इवन 2 मरतबा भी साल में डिविडेंड दे पा रही है बिकॉज ऑफ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट। सर लास्ट क्वेश्चन है, इन करंट मार्केट व्हाट इज गुड, शॉर्ट सेलिंग और बाइंग? हम तो देखें, हम लेवरेज के अगेंस्ट है। शॉर्ट सेलिंग तो दुनिया में किसी मार्केट में, किसी मुल्क में जिसकी मार्केट सिर्फ 10% होती है, विच इज़ अ वेरी स्मॉल मार्केट। हमारा जीडीपी $350 बिलियन पे है, हमारी मार्केट $30 बिलियन पे है। तो दुनिया में कहीं शॉर्ट सेलिंग और फ्यूचर्स और लेवरेज नहीं होता है। पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, क्योंकि छोटी मार्केट में अगर लेवरेज की चीज़ें होती है तो ये मार्केट हमेशा क्रैश, वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं करती है, वो बढ़ती है, फिर शॉर्ट सेलर्स आते हैं मार्केट को तबाह करते हैं। तो दिस इज़ हैपनिंग फॉर द लास्ट 75 ईयर्स। तो वी आर बीइंग अ वेरी कंजर्वेटिव ब्रोकेज हाउस। आई थिंक अनलेस एंड अनटिल हमारी मार्केट हमारे जीडीपी के बराबर हो, जो $350 बिलियन, जब तक फ्यूचर्स और ये यूएसए में आप कर सकते हैं बिकॉज उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, जीडीपी जितना है उससे 10 गुना से ज़्यादा बड़ी है। वी कैन नॉट रियली अफोर्ड फ्यूचर्स एंड लेवरेज एंड मार्जिन ट्रेडिंग एंड मार्जिन फाइनेंसिंग। वी आर टोटली अगेंस्ट कि भाई अगर आपके पास जेब में पैसा है तो आप लें। दिस इज़ नॉट समथिंग कि जिसकी प्राइस नीचे भी जा सकती है, तो आपकी और जितनी ताकत है उसका आधा लें, आधा बैंक में रखें। तो हम ये तो टोटली इसके अगेंस्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच Thank फॉर you. योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड टाइम।